Hello, good afternoon, and welcome to a very special episode of Cricket Predictor. I'm your host सुजाता। और दो इवेंट जो बड़े इस वक्त चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहले तो लगातार चौथे रविवार एक बार फिर पाकिस्तान की हार हुई है, पहले मेंस टीम से और उसके बाद वुमेन्स टीम ने भी वर्ल्ड कप 2025 में हराया है पूरे 88 रनों से। डिटेल में इसकी हम बात करेंगे क्योंकि जो पहले रिकॉर्ड कल तक 11-0 था वो 12-0 हो गया है। और इसके साथ ही सिलेक्शन को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला है उसे लेकर सिलेक्शन जो हुआ है, कप्तान का जो पद था वो छीन लिया गया है रोहित शर्मा से और दे दिया गया है शुभमन गिल को। बताया जा रहा है कि एक फ्यूचरिस्टिक फैसला है, लेकिन इस तरह से अचानक क्यों रोहित शर्मा को उनकी कप्तानी से हटा दिया गया है, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। डिटेल में हम बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी, जो खुद सिलेक्टर भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो अच्छे से इस बात को बता पाएंगे। साथ ही के साथ है क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मदन लाल सर, एक कहावत है कि वक्त का जो पहिया है वो घूम जाता है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा, पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, टेस्ट सीरीज हुई, उसके बाद से ही दरअसल ये चेंज जो था उसके वो ट्रिगर हुआ, वो ट्रांजिशन शुरू हुआ, वो बदलाव शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम हमने देखा कि एक में कप्तानी नहीं की, एक में खुद को रेस्ट दे दिया। विराट कोहली के साथ भी ऐसा कुछ हुआ और अब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले हम देख रहे हैं कि एक बड़ा चेंज जो है वो आ रहा है। मदन लाल सर, चेंज तो आना ही था, बिकॉज जब शुभमन गिल को आपने कैप्टन बनाया है तो थोड़ा सा फ्यूचर को देखते हुए बनाया। बट अगर रिकॉर्ड देखे रोहित शर्मा के 73%, 87 और 90% जो है, वो ये है कि रोहित शर्मा कितने साल तक खेलेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर देखिए, इन्होंने 2020 जी, जी। मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मनमर्जी चलाने की कोशिश जो पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हुई थी, उसकी वजह से ही शायद आज इस नतीजे पर हम पहुँच गए। वो चेंजेस वहीं शुरू हो गए थे। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, रोहित शर्मा जब कह रहे थे कि 2027 का वर्ल्ड कप मैं खेलना चाहता हूँ। कुछ ऐसा भी दावा किया गया है कि ये जो मर्जी चलाने की कोशिश हो रही थी, ड्रेसिंग रूम का कल्चर खराब करने की कोशिश हो रही थी, इसीलिए रोहित शर्मा का दबदबा कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। मदन लाल सर, क्या कहीं से आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि दबदबा देखिए, हुँ, कैप्टन ऐसे नहीं कर सकता, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये टीम गेम है। टीम गेम में आपको हर खिलाड़ी हुँ, को लेके चलना पड़ता है। बाकी जो अंदर ड्रेसिंग रूम के बीच में हुँ, हुआ है उसके बारे में मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि क्या, हुँ, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा अगर 27 तक वर्ल्ड कप खेलना चाहते 27 तक वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो फिर उनको उनको ये खेलना पड़ेगा, सारे सीरीज खेलनी पड़ेगी, हुँ, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अपनी फिजिकल फिटनेस का लेवल हुँ। का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, परफॉर्मेंस का आपने ज़िक्र कर दिया है, तो इसलिए मैं ज़रा बता दूँ कि परफॉर्मेंस के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर जो है वो कामयाब रहे हैं। बीसीसीआई ने भारत को आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले रोहित शर्मा को कप्तानी पद से हटाया है, तो उनमें क्या-क्या है? अब रोहित शर्मा ने आईसीसी ओडीआईज़ में 94% जीत प्रतिशत दिलाई है, कई रिकॉर्ड बनाए हैं, शानदार आंकड़े हैं, अनुभव है। ओडीआई टीम की कप्तानी से उन्हें हटाया गया है। अ, सुनील, आप क्या मानते हैं, क्या टीम के भरोसे और जो स्टेबिलिटी है, इस पर क्या इसका असर पड़ सकता है? खासकर परफॉर्मेंस अगर ठीक आ रही है, फिर भी आप ये फैसला लेते हैं, और अगर दोनों अभी भी टीम में हैं? सुजाता, अगर इसको सक्सेस करना है, इसको इस पूरे फ्यूचर को अगले 2 साल के लिए, तो आपको रोहित शर्मा की फॉर्म और हुँ, फिटनेस हुँ, जरूरी, अगर फ्यूचर में आना है तो फॉर्म, फिटनेस और अवेलेबिलिटी आई वुड से। इन्होंने पिछले 2-3 साल में, ये दोनों ने, विराट कोहली और उन्होंने मिलकर पिक हुँ, एंड चूज किया, वेरी पिकिंग की है कि मैं ये करूंगा और ये सीरीज राइट। खेलूंगा, अब मैं फादर हिट एंजॉय करूंगा। आप रियलाइज करो, आप हुँ, प्रोफेशनल हो, आपको पूरे साल के पैसे दिए जाते हैं। वो साल के पैसे ये दिए इसलिए नहीं दिए जाते कि इंपॉर्टेंट सीरीज में आप खेलो ही नहीं, इंग्लैंड की सीरीज में आप पूरी सीरीज नहीं खेले। हुँ, क्यों? आपको आपके फादरहुड एंजॉय करना था, वो करना था। पुराने जमाने में अगर आप मदन लाल जी से पूछे, ये महीनों महीनों सब बाहर रहते थे, इन्होंने अपने अपने गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स देखे ही नहीं, जिसको आजकल इतना वो बड़ा चढ़ा के किया। हुँ, हुँ, अगर फादरहुड की बात है तो क्या बाकी 13 प्लेयर्स के लिए फादरहुड और वो प्रॉब्लम नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या करें आप?
सचिन तेंदुलकर 99 वर्ल्ड कप किस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में खेले थे वो भी देखना था। अब विराट कोहली ने यो-यो टेस्ट को एक्सेप्शनल किया, रोहित शर्मा ने यो-यो टेस्ट को बंद करा दिया। अब अगर इनको आना है तो ये बहुत अच्छा डिपार्चर है फ्रॉम स्टार कल्चर नाउ टू कोच कल्चर आ गया पूरा, जैसे हमारे इंग्लिश फुटबॉल में होता है कोच इज राइट एंड कोच इज माइट। अब आपने खुद कोच का जिक्र किया है, तो क्या दोनों के बीच कुछ पंगा जिसकी वजह से एक एक करके इस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए, गौतम गंभीर को किसी को गौतम गंभीर से लेने का पंगा लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बाय नेचर जो लगता है, और मैंने तो उनको बचपन में देखा है जिस हिसाब से वो अग्रेशन लगाते हैं और दिल पे बात रख लेते हैं और बात गांठ बांध लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विराट कोहली, इनको वाइस कप्तानी से हटाया, विराट कोहली को वाइस कप्तान बनाया, तो दिल में इनके वो तो था ही कहीं ना कहीं क्लोज क्वार्टर्स में। उसके बाद ऋषभ पंत को लाया गया दिल्ली रणजी टीम का कप्तान, इसको हटा के, इसको उस बात की भी तकलीफ थी। तो ये दोनों तो वहां भी तो फ्यूचर प्लान थे ना, पर सुनील वहां भी तो फ्यूचर को देख के ही किया गया था। विराट कोहली इनसे युवा थे, उधर ऋषभ पंत नए थे, तो फ्यूचर को देख के वो भी फैसले लिए गए थे। अब वो वही तर्क दे रहे हैं कि उनको जिस हिसाब से हटाया वो भी ऐसे ही न्यू टीम चेंज करना चाहते हैं। पर एक बड़ा इस समीकरण में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ है, अभिषेक नायर जो कुछ टाइम पहले इंडियन टीम के साथ थे, उन्होंने आगे बोला है कि रोहित शर्मा इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द 2027 वर्ल्ड कप और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट भी किया मेरे ख्याल से। बड़ा टाइमली है ये, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो ये रोहित शर्मा इनडायरेक्टली उसका जो कैंप है, वो आपको ये भी देखना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो कैंप है, जो सोशल मीडिया कैंप है, बहुत अग्रेसिव रहा है, और उसी की वजह से आपने बहुत सारी ट्रोलिंग देखी है और बहुत सारी एक्टिविटीज देखी है, जो कुछ अच्छी भी है, कुछ मिसेबल भी है। बट कमिंग बैक, ये रोहित शर्मा ने जो ये किया है, बहुत उसके कैंप ने बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखना है कि विराट कोहली का कैंप क्या करता है, क्योंकि विराट कोहली ने जो यो-यो टेस्ट दिया था, यूजुअली ये होता है बैंगलोर के क्रिकेट अकेडमी में, उन्होंने लंदन से दिया, तो ये भी एक स्टार कल्चर है कि जी मैं लंदन से ही काम करूंगा। अब ये वर्क फ्रॉम होम तो है नहीं क्रिकेट, कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, आप वर्क वहीं से करोगे, आप समझ। ओवर टू यू। लेकिन एक और बात है, अगर ये इस तरह की बातें आ रही हैं कि रोहित का जो स्टारडम था या विराट का स्टारडम था, कद बड़ा हो रहा था, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो रहा था, तो क्या अब हम फिर वही कोशिश नहीं कर रहे हैं? अगर हम युवा शुभमन गिल को इतनी सारी चीजों की जिम्मेदारी दे रहे हैं, मतलब टेस्ट कप्तान को बनाया गया, अब ओडीआई का कप्तान बनाया गया है, और मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें इसकी कमान भी दे दी जाएगी, तो क्या हम फिर से वही स्टारडम फिर से पैदा नहीं कर रहे कि एक ही जगह एक ही शख्स के पीछे जो पूरा मैनेजमेंट है, कोच है, सब खड़े हैं? हम फिर से वही कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और उसका रीजन भी है, और स्टार बनाने की कोशिश। जी, ये फ्यूचर है, इसके बारे में ज्यादा मदन लाल जी से पूछते हैं कि ये फ्यूचर। मदन लाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सारे बड़े बड़े स्टार्स निकल गए, अकेला बचा है शुभमन गिल, तो सारी ताजपोशी उसी के हाथ में दे दिया। इज इट द राइट मूव कि सब कुछ उसी के हाथ में दे दिया? I think it's the right move because he's a young and he will learn. At the same time, he's done well in England. So ये थोड़ा सा ना फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि जो सेलेक्टर ये सोच रहे होंगे भी विराट कोहली और रोहित शर्मा कितने साल तक खेल सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये मेरे विचार में फ्यूचर के लिए अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो देखिए उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है, बट ये आप देखना ये है कि हाउ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टैकल ऑल दिस सिचुएशन। सर, पर बदलना सर, क्या आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस से ज्यादा एज की बात है? नहीं, एज की बात तो नहीं है, ये परफॉर्मेंस तो उनकी भी अच्छी है, रोहित शर्मा की, विराट की भी अच्छी है, बट ये बिल्डअप तभी मैं कह रही हूँ की जाती है तो ऐसे हार्ड डिसीजन जो है लिए जाते हैं। सर सुनील, ये 89 की कप्तानी की बात याद आती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के अंडर 4 कप्तान थे, कपिल देव, सनी गावस्कर, रवि शास्त्री और मे बी महेंद्र अमरनाथ एज वेल। उसको तो बड़ी तकलीफ हुई थी, बट इस मौके में सारे सीनियर्स चले गए, बट अगर ये 2 सीनियर खेलेंगे दोबारा,
विराट कोहली और रोहित शर्मा इस छोटे कप्तान के अंडर कैसे खेलेंगे? वो रिएक्शन कैसे होगा टीम हाँ। का? नहीं उनको एडजस्ट माहौल करना क्या पड़ेगा, होगा ये फिर टीम डिपेंड का? करता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये चीजें अगर आप सोचने लग जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए आपने दोनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे, अब आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो, तो उसमें कंसंट्रेट करना, मोटिवेट अपने आप को करना, ये अब जो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा बताएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का, दोनों ही मंजे हुए प्लेयर हैं, अच्छे लेजेंड हैं अपनी, उनके बारे में हमें इतना नहीं। अब यहाँ इंडिया में ये भी प्रतिक्रिया आ रही है कि उनके भाई परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, भाई गलत बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सबने। सर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप के फाइनल, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में ले गए, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है जिसकी वजह से आपने इस तरह से रोहित शर्मा को, और हमने ये भी देखा कि टेस्ट के लिए भी दोनों ने ये कहा था कि हम टेस्ट खेलना चाहते हैं, और उसके बाद सडनली रिटायरमेंट की बात आ गई और ऐसा लगा कि शायद उन्हें फोर्स किया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है रोहित शर्मा का कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, और अब ये हाल हो गया है। तो फ्यूचर प्लान तो है, लेकिन क्या आपको लगता है मदनलाल सर कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है वो आखिरी सीरीज भी हो सकती है? नहीं, ये मालूम नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है आखिरी सीरीज है या वो और खेलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके वो तो खेलना चाह रहे थे ना, उन्होंने तो हर बार ये जाहिर किया है कि हम खेलना चाहते हैं, पर सडनली पता चलता है कि वो नहीं है। अगर 27 तक वर्ल्ड कप खेलना है तो परफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सुनील, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के सिग्नल्स हैं, ये सीरीज आखिरी सीरीज हो सकती है? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से मदनलाल साहब को हमको इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने फंक्शन में है, बट हम इसको कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। बहुत इम्पोर्टेंट कि गावस्कर वाज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री लास्ट 40 इयर्स में जिसने अपने रिटायरमेंट का डे मुकम्मल किया था और अपने आप को बता के रखा था कि मैं इस टाइम पे इस टाइम तक खेलूंगा और मैं अवेलेबल हूँ 1987 के वर्ल्ड कप तक, उसके बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा। और अगर हिस्ट्री के अगर कुछ वो हों लोग, तो मैं उनको बताऊंगा कि 87 में उन्होंने एक न्यूजीलैंड के साथ वनडे में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी की थी। जी हाँ, जिसमें चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, नागपुर का था शायद वो मैच। तो उसके बावजूद बहुत ज्यादा लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि नहीं जी ये तो पीक पे है, ये इतने अच्छे, बट उन्होंने बोला अगर मैंने मुकर्रर कर दिया तो कर दिया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का टाइम मुकर्रर हुआ था कि ये इस टाइम पे करेंगे, उसके बाद शायद नेहरा को फेयरवेल दिया था, मुझे याद पड़ता है। पर ये इतनी हार्ड एंड फास्ट वो है कि फेयरवेल का कोई इसमें वो नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है कि आप फेयरवेल करेंगे, अनलेस यू आर गावस्कर, तेंदुलकर। धोनी को नहीं मिला तो फिर आप इसमें आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। लेकिन यही समझने की कोशिश हो रही है कि आप क्या कल्चर में फर्क आ गया है कि हम उस तरह की विदाई नहीं देख रहे हैं, या इस तरह से सडनली फोर्स किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये पहले भी हुआ होगा, लेकिन वो जो सेरेमोनियल विदाई थी वो यहाँ हम देख रहे हैं। और अपने दौर के, मतलब अगर सचिन तेंदुलकर के बाद कोई सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहा है भारत का तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली की भी टेस्ट से इसी तरह से विदाई हो गई। वो एक दिन कह रहे थे कि मुझे टेस्ट खेलना है, सडनली फिर वो रिटायरमेंट की बात आ जाती है। उसी तरह से विराट इसके साथ भी हुआ है। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप की। हम बात करेंगे विमेंस वर्ल्ड कप की। अगर आप बात करें 88 रनों से जो ये जीत मिली है, 247 रनों का बनाए थे, 248 का टारगेट था, और 9 विकेट खोकर 159 पर पाकिस्तान की टीम ढेर हो गई है। सुनील, हश्र वही है, हमने कल भी बात की थी कि कल 11-0 का स्कोर था, आज हो गया 12-0। लगातार 4 रविवार से पाकिस्तान को हराया है। क्या आपको लगता है कि हम अब ये जो हम बातें यूज करते हैं, जो टर्म्स यूज करते हैं, महामुकाबला, राइवलरी, ये वो हाइप करते हैं, जैसा कि सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि कोई राइवलरी है ही नहीं, हमें बंद करना चाहिए। अब वी शुड टेक इट एज जस्ट अनदर मैच। देखिए स्किल वाइज वो कितने नीचे, आपको उसका मैं एक छोटा सा अंदाजा बताता हूँ। कल सिद्रा अमीन खेली, उनकी बैटर बहुत अच्छा था, बट उनकी मुनीबा जो पहले विकेट कीपर खेलती थी बतौर,
वो अब स्पेशलाइज्ड बैटर खेलिए। और सिद्रा भट्टी जो हमारी क्रिकेट प्रेडिक्टर की मतलब एक्सपर्ट भी रह चुकी है, वो उन्होंने कल कीपिंग की है और उन्होंने हरमनप्रीत का कैच भी पकड़ा है। तो अगर आप दो दो विकेट कीपर खिलाएं, जैसे मैं कल बात कर रहा था किरण मोरे और चंद्रकांत पंडित की, पाकिस्तान ने भी यही किया। एक विकेट कीपर को आपने खिलाया एज बैटर ओपनर, और दूसरी विकेट कीपर को आपने उसको बुलाया, मतलब वो तो आउट एंड आउट थी। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है ये पाकिस्तान के लिए। सर ने बोला कोई वो नहीं है, बट मैं सर से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। 87 में सर भी खेल रहे थे, मदन लाल सर। सर आपको लगता है सुनील गावस्कर वाज द ओनली प्लेयर इंडियन जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट पहले से ही प्लान कर दी थी, और उसके बावजूद वर्ल्ड कप में एक अच्छी सेंचुरी मारी थी नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें चेतन ने हैट्रिक ली थी? तो आपको लगता है ये सिर्फ एक अलग क्रिकेटर है जिसने अपनी रिटायरमेंट पहले से ही डिसाइड कर रखी थी, सुनील गावस्कर? बिल्कुल सुनील, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए सुनील गावस्कर ने पहले ही कह दिया कि मैं सो मैच में रिटायर होऊंगा। तो ये जो है, जो बड़ा प्लेयर होता है वो डिसाइड कर लेता है कि ये अब मेरा, उसको मालूम भी पड़ जाता है कि हाँ वाकई मेरा टाइम जो है आ चुका हुआ है। बाकी फेयरवेल की जो आप बधाई की बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट में तो फेयरवेल तो इतना अच्छा होता नहीं है। आपने अगर जो फॉरेन कंट्री में अगर जब फेयरवेल होता है, बधाई होती है, तो काफी अच्छी तरह वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो डिपेंड करता है इन बीसीसीआई के ऊपर कि वो हमारे जो लेजेंड है जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसको कैसे बधाई देता है, क्या वो लेना चाहते भी हैं या नहीं, ये भी बात है। क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या ही, लेकिन आप क्या होगा अगर आप कप्तान के रूप में, सर जब आपने कहा हम सेरेमोनियल विदाई की बात कर रहे हैं, वो तब होता जब हमें पता होता कि कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का ये आखिरी वनडे सीरीज है, तो हम मानते कि ऐसा हो सकता है। अब तो ऑलरेडी मतलब उनकी एक तरह से उनका अपमान हो ही चुका है। अब ऐसा कहा गया है कि आपको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया होगा, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलो, ऐसे इतने बड़े प्लेयर को कभी इतना कहा नहीं, संकेत तो यही है। नहीं, संकेत नहीं है ये देखिए रोहित शर्मा की प्राइड क्या कहती है। हाँ, ये जरूर है कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा झटका जरूर लगा होगा कि उसको कैप्टन नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया। पर सिलेक्ट, जैसे मैंने कहा ना कि सिलेक्टर ने आगे फ्यूचर को देखते हुए ये टीम जो बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे विचार में तो डिसीजन ठीक है। बट रोहित शर्मा खुद थोड़े से हैरान जरूर हुए होंगे कि मैंने अभी ICC 2020 का वर्ल्ड कप भी जिताया था, और बट उसके बाद जो है जो हुआ उनके साथ, तो ये थोड़ा बहुत तो प्लेयर्स को डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। जी, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं बहुत ही क्वार्टरली चीज़ें नहीं हो रही हैं, चाहे वो टेस्ट से की बात हो या फिर ओडीआई से सडनली हो। जो मीटिंग होनी थी सिलेक्शन कमिटी, उसमें भी कम से कम विश्वास में भी नहीं लिया गया। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को पता नहीं था, रोहित शर्मा को बुलाया नहीं गया, उसके बाद उन्हें बता दिया होगा कि भैया आप नहीं आ रहे हैं, वरना मीटिंग में कप्तान के तौर पर जाना होता। अगर चेंज भी होता है तो शायद वो वहाँ होते, शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर होते बताने के लिए कि अब क्या हो रहा है, तो शायद हमें लगता है कि ये बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है, जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है और एक्सेप्टेंस के साथ है, क्योंकि आप टीम को साथ में खेलना है, अब देखना होगा कि माहौल क्या होगा। बैक टू वुमेन्स वर्ल्ड कप। जी सुनील, यस, आप कुछ ऐड करना है? इसमें मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको याद होगा 2010-11 में शायद, जब सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई से रिटायरमेंट ली थी, वो भी कोई बहुत बड़ी सेरेमोनियल नहीं थी, वो सिर्फ एक फैक्स था जो उन्होंने बीसीसीआई को, शायद शुक्ला जी को भेजा था, और ये कहा था कि मेरा थैंक यू, मेरा टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धोनी ने भी 5 मिनट पहले टीम मीटिंग से पहले अपना अनाउंस किया था कि मैं जा रहा हूं। तो ये एक अंदर से गट फील होता है कि मुझे अब जाना है, कोई इतना बड़ा सेरेमोनियल नहीं होता। अब 3 वर्जन आ गए, अब 3 वर्जन में एक खिलाड़ी टेस्ट मैच नहीं खेलेगा बट ओडीआई खेलेगा, तो उसका फेयरवेल आप 3 बार थोड़ी दोगे। मतलब फेयरवेल तो उसमें होता है जो गवर्नमेंट या बैंक या किसी आप सरकारी उसमें आप 30 साल की उसके साथ करो, ठीक है, बीसीसीआई भी काम है, बट पे यू फॉर एवरी डे। आपको पूरे साल का आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसके अंदर ये भी है कि जब जब उनको जरूरत है आप अवेलेबल हो। उसमें आप अगर ये मन बना लो कि मैं पेरेंटहुड में जा रहा हूं, मैं पूरी सीरीज नहीं खेल रहा, या मेरा योयो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड से लो, तो वो तो अलग बात होती है। फिर उसका मतलब है कि आप बोर्ड को भी इरिटेट कर रहे हो एट सम स्टेज, तो वो इन द बैक ऑफ द माइंड एंड मेमोरी मसल में उनके रहती है कि ये इसने हमें यहाँ तंग किया था, चलो हम हमारे पास एक ही हथियार है कि इसको ड्रॉप कर दो बगैर बताए। तो ये एक टसल बहुत पहले से चलती आई है।
और मेरे हिसाब से गावस्कर और तेंदुलकर ने डिसाइड की थी अपनी डेज प्री एडवांस में, जिसे कहते हैं ना प्री एडवांस बुकिंग, वो की थी। उसके अलावा अभी वर्जन्स 3 हो गए तो आप कर नहीं पाओगे इतना। इंग्लैंड में सर ने जरूर कहा कि पूरा डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटैलिटी और रिटायरमेंट देखता है, वो प्लान करता है कि कौन सी सीरीज में एंडरसन को या स्टुअर्ट ब्रॉड को करना है, ताकि उनकी फैमिली को बुलाएं। फिर उसके बाद पूरा वो लैप ऑफ ऑनर होता है उसके होम ग्राउंड में, फिर एक डिनर होता है, फिर एक थैंक यू होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी सोच है ना महक में। ओवर टू यू सुजाता। पर हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमने भी बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, क्योंकि इससे अगर आप कल्चर की बात करें, टीम के कल्चर की, तो उसपे फ़र्क पड़ता है। अगर बहुत खुशी-खुशी कोई चीज़ होती है, तो ज़ाहिर तौर पर उसमें कोई कड़वाहट नहीं होती। आप हमें या अपने युवा कप्तान को देखना होगा कि वो किस तरह से दोनों सीनियर खिलाड़ी को सम्मानजनक टीम में मतलब खेलते हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि शायद उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ये तो अब शुभमन गिल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने वो कल्चर भी देखा है जब सौरव गांगुली अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे, कप्तान नहीं थे, कप्तान एमएस थे, और आखिर में कुछ ओवर्स के लिए उन्होंने कहा कि आप कप्तानी कर लीजिए। तो वो जो मेमोरी है, वो जो मोमेंट्स हैं, वो लोगों को याद रहते हैं। तो हम ऐसा कल्चर भी देख कर आए हैं। अब हमें देखना होगा कि शुभमन गिल क्या करते हैं। अब बैक टू वुमेन्स वर्ल्ड कप, सुनील, जरा स्मृति मंधाना से बड़ी उम्मीदें थी, और स्मृति मंधाना का परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड के बहुत करीब है वो, लेकिन हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी-सी डामाडोल है। क्या ये प्रेशर है? जी, दुबई में जब इनकी ओपनिंग हुई थी, हम लोग बड़े इन्वॉल्व थे और उससे काफी टाइम स्पेंड किया, 3-4 घंटे स्मृति मंदाना का। उसका पूरा फोकस वर्ल्ड कप पे ही है, और अभी तक अनबॉक्सिंग हुई नहीं है उसकी वर्ल्ड कप में। अभी तक वो पैक्ड एज अ ग्रेट वो है। उसका फायदा क्या रहा है इंडिया को, कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, मैंने जो कहा था 15 से 35 ओवर तक जो रोटेशन करता है, जमाइमा हो या कोई और हो या ऋचा घोष हो, वो अपने कल एलिमेंट्स पे आ गए। उससे हमें इस बात की खुशी है कि जब आप 4 में सेमीफाइनल में जब आप टकराओगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड न्यूजीलैंड से, तब यू आर वेरी क्लियर कि आप इसके अंदर आप टॉप जाओगे, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। इन्होंने टॉस की कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी हुई थी, जिसको हाईलाइट नहीं किया हमने, राइट। बट आपने सही बात बोली है कि ये कंपटीशन अभी रहा नहीं है। 12-0 क्या कंपटीशन होता है? मेरे ख्याल से जिस 4 संडे से इनको प्रॉब्लम है, तो लोग पूजा पाठ नहीं कराते शनि राहु केतु वाला, तो इनको कराना चाहिए अगली बार कि इंडिया को एटलीस्ट कंपीट तो करे, बिकॉज हर संडे ये पिटते हैं और उसी टाइम दौरान पिटते हैं उनका, देखा जाए तो। लेकिन आपने टॉस का जिक्र कर दिया है, तो जरा हम इस बारे में और डिस्कशन आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हैंडशेक की बात थी, उसके बाद टॉस की बात थी, इवन एशिया कप पे भी इस तरह की कुछ वीडियोस आए थे। हालांकि उस पे कोई मतलब ऑथेंटिक वो ऑथेंटिक है नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर टॉस में हुआ क्या था, किसी को समझ आया? मदनलाल सर, आपको या सुनील, आपको देखो, ये गलती कैसे हो सकती है? कोई समझ आया नहीं, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो काफी आगे बढ़ती चले जा रही हैं, यहाँ पे ही इसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ये अच्छा नहीं दर्शाता कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव करें, क्योंकि हम बड़े हैं, हमारा बड़ा कंट्री है, हमारी ग्रोथ है, हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाओगे तो वहां पे ही हमारा। मुझे लगता है एक और कंट्रोवर्सी हो गई है, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। एक और कंट्रोवर्सी हुई है कि आखिर कॉल क्या था पाकिस्तान की कप्तान का। सुनील, आपको क्या लगता है यहाँ पे गलती कहाँ हुई है? कॉल क्या था? टॉस में हुआ क्या था? ये शैतानी मेल जोन्स की है। टॉस किया, पाकिस्तान की कप्तान ने बोला टेल्स, आया हेड्स। कमेंटेटर ने सीधा बोला, ये कॉल कमेंटेटर का नहीं है, टेक्निकली मैं बताता हूं, जब जो भी आता है पहले आईसीसी का बंदा बोलता है। आईसीसी के बंदे ने बोलना है कि ये टेल्स है या हेड है, क्योंकि उसका काम रेफरी बनना ही है। उसने वो चेक नहीं किया, उसने मेल जोन्स ने पहले ही बोल दिया ये टेल्स है, जबकि था हेड्स। तो वो कमेंटेटर अगर पहले डिसाइड करता है और बोल देता है गलती से, तो ये एरर था। मैं तो कंप्लीटली एरर कहता हूं, बट ये एक बहुत बड़ा एरर हो सकता था। अगर मैच का परिणाम कहीं भी जाता तो इंडियंस मेलेनी जोन्स को बहुत बुरी तरह ट्रोल करते हैं इस पे। जी,
एब्सोल्युटली। अब एक और बात है, कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिली है, हालाँकि वो ये भी बताता है कि भारत-पाकिस्तान के बीच कैलिबर का क्या प्रॉब्लम है। वनडे इतिहास में पहला छक्का लगा है सिद्रा अमीन की तरफ से। इसको आप क्या कहेंगे सुनील? ये क्या मतलब ये दिखाता है कि कितनी कमज़ोर है बैटिंग कि है, मतलब हिस्ट्री में पहली बार छक्का लगाने का मौका मिला है पाकिस्तान को। आप तो जिसकी बात कर रहे हो, बुमराह पे जो छक्का लगा उसपे तो केक कटे हैं पाकिस्तान पे, वो जो बैटर थे। तो इनको इस बात की बड़ी खुशी होती है कि इस बॉलर पे बैटर पे छक्के लगे, तो उनको वही मुबारक हो। विनिंग बने ना बने, लगे ना लगे, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस ये है कि हमारा बंदा तुम्हारे बंदे से अच्छा खेल लेता है, उसने 2 छक्के मारे, तुम्हारे उसको 4 छक्के पड़े। अब ये बात कब खत्म होगी मुझे, भाई एक-एक compete ओवर में करो। खुश हो जाते हैं। बताओ, एक एक मोमेंट को लेके वो compete करते हैं। हम पूरी टूर्नामेंट और सीरीज के ऊपर ध्यान देते हैं, वो एक एक चीजों पे देते हैं। क्या हैंडशेक नहीं हुआ, चलो हमने आज उनको ये कर दिया, एक्शन से आउट करने के बाद ये एक्शन कर दिया। अब इसी में अगर क्रिकेट रही है, सिमट रही है, तो वेरी सैड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। या एब्सोल्युटली। अब आखिरी सवाल मेरा ये है, जब आपने पूरे टूर्नामेंट की बात की है, तो भारत की गेंदबाजी और फील्डिंग के प्रदर्शन ने पाकिस्तान को 159 पर रोक दिया है। आगे आप क्या मानते हैं, ये जो इस वक्त प्रेजेंट भारतीय टीम है, इसकी क्या चांसेस हैं वर्ल्ड कप में? क्या आपको लगता है कि ये सबसे संतुलित टीमों में से एक है? जी, संतुलित टीम में से बिल्कुल नहीं है। आपकी टीम तभी फाइनल में आएगी जब आपके पास एक बहुत तेज या बहुत स्किलफुल झूलन गोस्वामी जैसा फास्ट बॉलर होगा। आपके पास क्या है, जो नई लड़की है गौर, उसने 3 विकेट तो शायद जरूर लिए, बट उसका इफेक्ट वैसा नहीं है कि वो आपको स्किड कराए बॉल। आपको मैच जीतने के लिए एक बहुत ही फेयरफुल बॉलर चाहिए और दूसरे शोर पे बहुत ही स्किल्ड बॉलर चाहिए। आई थिंक हम शोना को मिस कर रहे हैं, जो हमारी पहले फास्ट बॉलर थी। उसको हम बहुत काफी मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत स्किलफुल थी, बट अगेन उनके पास स्पीड नहीं थी। स्पीड नहीं होती तो टॉप बैटर्स आज स्पेशली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले बढ़ के मारते हैं। अगर आपके पहले ओपनिंग बॉलर को ही कोई 2 स्टेप बाहर आके टाप जाए ऊपर सिर के पीछे से, तो पूरे बॉलर का मोराल नीचे हो जाता है। हम लोग अभी भी 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं कभी ना कभी, और ये बहुत तकलीफ देती है। हमारे पास कोई बैकअप स्पिनर नहीं है। हमें एक हार्दिक पांड्या जैसा बैटर चाहिए जो स्मृति मंदाना जैसी बैटिंग करे और शबनम इस्माइल जैसी बॉलिंग करे। अगर वो आ जाए तो इंडिया सीधा टॉप 2 टीम्स इन द वर्ल्ड है, होपफुली द वर्ल्ड बीटर। अब अगर हम कप्तान की बात करते हैं, हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसमें आप क्या मानते हैं, ये मतलब क्या ब्लॉकेज है? क्या ये स्किल की कमी है, तकनीक की कमी है, या फिर मेंटल ब्लॉक है, ये प्रेशर वाली बात है? देखो, मैंने हरमनप्रीत के पहले वर्ल्ड कप से उसको फॉलो किया, 2009 में जब वो बॉरल में उसने अपना डेब्यू किया था। उस जमाने में हरमनप्रीत कौर ये थी जो बैटिंग भी करती थी पर बॉलर बैट्समैन थी। वो हार्दिक पांड्या जैसी थी, फास्ट बॉलिंग भी डालती थी और बैटिंग भी करती। अब 2009 से लेके 2025 तक आई थिंक समवेयर उसको फटीग भी आ गया होगा, बॉडी में फटीग आ गया है कि कैसे करें, कैसे रिजुविनेट करें, कैसे अपस्किल करें। अब आलम यह है कि उसको अपनी इंजरी से बचना पड़ता है। क्या उसकी बैक इंजरी तो हमेशा कभी कभी साल में कभी एक आधा महीना उसको तंग करती है, बट कमिंग बैक। हरमनप्रीत कौर को स्किल की तो खैर वर्ल्ड की टॉप ऑलराउंडर भी है, फील्डर भी है, बैटर भी है, स्किपर भी है, बट वो बड़ा मैच में उसको डिलीवर करना होता है, वो वहां पे रुक जाती है। मुझे याद है 2021 या 22 का वर्ल्ड कप जब हम देखने गए थे, साउथ अफ्रीका 21 का था, उसके अंदर ये एन मोमेंट पे रन आउट हो गई सेमीफाइनल में, जबकि वो मैच पूरा जिता के लेके आ गई थी हमें अगेंस्ट इंग्लैंड आई गेस। और नासिर हुसैन ने इनको बोला दैट वाज अ चाइल्डिश, अ विलेज स्कूल क्रिकेट गर्ल मिस्टेक, जिसको हमने काफी बड़ा कोट भी किया था, काफी बड़ा इशू भी बना था, बट इट वाज अ विलेज गर्ल स्कूल गर्ल मिस्टेक जो नासिर हुसैन ने बोला था, और ये आके उनको बहुत ही बड़ा वो हो गया था। आई थिंक समवेयर 2017 से अगर मैं देखूं 2025 तक ये बड़े मौके पे फॉल्टर हो जाती हैं। उसका पता नहीं मेंटली या साइकोलॉजिकली इनको कुछ वो कराना चाहिए, बट अदरवाइज
ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, बिग प्लेयर, इन्हीं के इर्द गिर्द इंडिया की टीम घूमती है। बिल्कुल। अब 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीते हैं भारत ने और डोमिनेट करके जीता है पाकिस्तान के खिलाफ भी और हम उम्मीद करते हैं कि टीम ने अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो उससे सबक लेंगी और जो मजबूत टीमों के साथ भी अब जल्दी ही आमना-सामना होगा उसमें भी इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सुनील और मदन लाल सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मिलेंगे हम। फिलहाल बाय-बाय।